नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। आरबीआई ने एक बड़ा तोहफा दे दिया देश की जनता को भी, और बाजार भी इसकी तरफ देख ही रहा था, तो बाजार ने भी इस ऐलान को, इस फैसले को थम्स अप दे दिया है। और फैसला है रेट कट का। माना यही जा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज होगा, लेकिन आरबीआई ने एक डबल धमाका किया। आरबीआई ने रेट कट कर दिया 50 बेसिस पॉइंट का, और उसके बाद 100 बेसिस पॉइंट आपके सीआरआर के लिए भी ऐलान कर दिए हैं, जो कि चरणबद्ध तरीके से होगा। यानी कि ये डबल धमाका आरबीआई की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसका बाजार पर, म्यूचुअल फंड्स पर और आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए डिटेल एनालिसिस करना होगा कि आखिर इस रेट कट के बाद क्या कुछ बदलने वाला है, क्या आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। और ये सब कुछ समझाने के लिए हमारे साथ इस समय पंकज मटपाल जी मौजूद है। सर नमस्कार, पुस्तक में जुड़ने का एक बार फिर से शुक्रिया। अनिमा जी नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। जी, पंकज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आरबीआई का रेट कट आया, उसके बाद रैली आ गई बाजार में अच्छी खासी। कल हमने देखा है कि कैसी क्लोजिंग दे करके गया है बाजार बीते हफ्ते के आखिरी दिन। लेकिन क्या ये रैली पॉजिटिव अभी आने वाले समय के लिए भी दिख रही है? इस रेट कट के बाद बाजार को लेकर के क्या आउटलुक नजर आ रहा है? तो देखिए, रेट कट की उम्मीद तो थी, लेकिन हाँ, उम्मीद से ज्यादा मिला, ये बहुत खुशी की बात है। हम्म। अब फायदा ये होगा क्योंकि जब रेट कट होता है तो आपके लोन सस्ते हो जाते हैं। और लोन सस्ता होना सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो आपने होम लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है, कार लोन लिया है, बट लोन जो बिजनेस लेते हैं उनको भी जी। इसका फायदा मिलेगा। जब बिजनेसेस को सस्ते में लोन मिलेगा तो ग्रोथ ज्यादा होगी, वो एक्सपेंशन करेंगे, ज्यादा नौकरियों की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही कंपनी हम्म। का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि इकोनॉमी को इससे फायदा मिलता है ओवरऑल, हम्म। इसके लिए मार्केट में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। और जैसा आपने कहा कि आगे, बिल्कुल आगे भी हम उम्मीद करेंगे कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे, तो हम्म। आपके शेयर मार्केट में पैसा है तो उस पर भी आपको ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। जी। सर, रेट कट को थम्स अप दे रहा है फिर बाजार, लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर हिसाब से देखा जाए तो? और क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी यहाँ से पॉजिटिव ग्रोथ नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, दो चीजें हैं। म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं, इक्विटी है, डेट है, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। जी। पहले यदि इक्विटी की बात की जाए तो डेफिनेटली यदि इक्विटी मार्केट में तेजी दिखाई देगी तो आपके इक्विटी फंड्स पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा और आपके हम्म। इक्विटी फंड से अच्छे रिटर्न्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही जी। डेट की बात की जाए तो डेट भी यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि रेट कट हुआ है। तो हम्म। शॉर्ट से मीडियम टर्म में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। आपके हम्म। जो बॉन्ड फंड्स हैं वहां पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अभी फिलहाल में। तो इसके लिए चाहे हम डेट की बात करें, इक्विटी की बात करें, दोनों तरह से अच्छा है। जी। सर, लेकिन जब ये रेट कट आया उसके बाद बहुत सारी अलग अलग तरीके की खबरें भी हमारे सामने आई कि अब होम लोन सस्ते हो जाएंगे, कार लोन सस्ते हो जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ सकता है। और आरबीआई भी यही चाहती है कि मार्केट, इस समय इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े, सरकार भी यही चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तबका है जिसके लिए ये रेट कट थोड़ा सा झटका जरूर लेकर के आया होगा, और वो लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो एफडी में निवेश करना चाहते हैं, या जो ऐसा रेगुलर कर रहे हैं, एफडी में निवेश कर रहे हैं, उनके ऊपर ये माना जा रहा है कि ये रेट कट उनके इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में आपके साथ समझना चाहूंगी कि रेट कट के बाद क्या एफडी के इंटरेस्ट रेट्स को झटका लग जाएगा, और अगर ऐसा है तो क्या वो जो निवेश फिक्स डिपॉजिट या इस तरीके के सेविंग्स में जाता था, वो अब डाइवर्ट होकर के मार्केट में आएगा, म्यूचुअल फंड्स के जरिए लोग ज्यादा निवेश करने की कोशिश करेंगे? अर्णिमा जी, देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो हम्म। बैंक इसे अपने कस्टमर को भी पास करेंगे। अब ये हम्म। दोनों तरह से है। यदि आपने लोन लिया हुआ है तो आपके लोन का भी इंटरेस्ट कम होगा, और आप जी। डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसकी भी दरें आगे कम हो जाएंगी। अब हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि लोन का रेट तो कम हो और एफडी का बढ़ जाए या बढ़ा हुआ रहे। हालांकि हम्म। चाहते सब यही हैं, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। रेट कम होगा तो एफडी का भी होगा, लोन का भी होगा। लेकिन जी। लोन का रेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा ज्यादा बचने की संभावना है, ये तो हम्म। बिल्कुल तय है।
और ये अच्छा है आपका, जैसे आपने कहा कंजम्पशन, जब पैसा हम्म। बचेगा तो खर्च करना या पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा सरल हो पाएगा। हम्म। दूसरी बात यह है कि एफडी में क्या करें। देखिए, एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम्म। बेसिकली लॉक हो जाता है, यानी कि जब आप एफडी बुक करते हैं उस वक्त का जो रेट होता है उसी पर आपका पूरे टर्म में, चाहे वो 1 साल की एफडी हो 5 साल की हो, उस पूरे टर्म में वो फिक्स रहता है। तो इस हम्म। हिसाब से यदि आपने पहले से एफडी की है तो हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एफडी का जो रेट था वही रहेगा। हम्म। यदि आप एफडी अब करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा यदि एफडी नहीं करना है तो फिर जल्दी कर लें, इससे पहले कि बैंक इसे पास ऑन करें, हम्म। अपने रेट कम करें। आपके अभी मौजूदा रेट पर जो एफडी अवेलेबल है उस पर आप कर लें। इसी तरह से मैं बोलूंगा कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम, हालांकि हम्म। डायरेक्टली तो एकदम से रेपो रेट से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है सिस्टम में तो हम्म। आपको वहां पर भी कटौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी क्वार्टरली बेस पर रिव्यू होते हैं। तो यदि हम्म। कोई सीनियर सिटीजन है, और अभी फिलहाल हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.20% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है डिवाइड बाई जी। 4, तो वो भी जी। आप बुक कर लें। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका था कि यदि आपको लगता है कि रेट कम हो रहे हैं और पहले भी कम हो चुके थे, क्योंकि पिछली दो हम्म। पॉलिसीज में हमने देखा कि 50 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी जी। कम हो गया था, जी। बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, तो मैं हम्म। कहूंगा कि आपके पास म्यूचुअल फंड में बहुत से स्कोप्स हैं। डेट फंड की भी चॉइस है, उसके हम्म। अलावा हाइब्रिड फंड भी हैं जहां हम्म। पर ना सिर्फ आपको रेट्स या रिटर्न थोड़े बेटर मिल सकते हैं, बल्कि आपके जो रिटर्न्स हैं उस पर टैक्स भी कम लग सकता है। तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए। जी। सर, अगर म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं वो भी सामने आती है कि किस तरह के फंड्स में बेसिकली निवेश करना चाहिए। हम हमेशा आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के फंड्स अच्छे होते हैं। कभी हाइब्रिड फंड सामने निकल के आते हैं, कभी आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज सर स्पेसिफिकली मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कि बाजार ने थोड़ा चढ़ना शुरू किया है, बैंकिंग जो है, इक्विटी में बैंकिंग उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और हाल ही में रेट कट होने के बाद बैंक निफ्टी का अगर इंडेक्स देखा जाए तो उसने भी लगभग 1.25% बढ़ करके क्लोजिंग दी है अपनी। और बैंक इंडेक्स अच्छा नजर आ रहा है, सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है वहां पर। लेकिन क्या बैंकिंग फंड्स में पैसा लगाना उतना ही सेफ होगा अभी? बिल्कुल, देखिए जब बात होती है इक्विटी की तो आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी, तो सेफ वर्ड यूज करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जी। बट हाँ, कितनी यहाँ पर कितना स्कोप दिखाई दे रहा है ग्रोथ का, कितनी अपॉर्चुनिटी है, उसकी हम बात जरूर कर सकते हैं। और हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब रेट कट हुआ है तो इसका बैंकिंग सिस्टम में इसको हम्म। फायदा देखने को मिलेगा, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वहां पर आपको डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा। तो हम्म। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड है मेरा मतलब है, उनमें यदि निवेश करेंगे तो उसमें हम्म। आपको रिटर्न बेहतर दिखाई दे सकते हैं। बट ये समझना चाहिए कि जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो कोई भी सेक्टरल फंड हो, एक जी। सेक्टरल फंड में एक डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले अधिक रिस्क होता है। तो पहले तो इक्विटी में रिस्क होता ही है, हम्म। चाहे कोई भी फंड हो, ऊपर से आप एक सेक्टरल फंड में जा रहे हैं तो जोखिम और भी बढ़ जाता है। पर हम्म। ऐसे निवेशक जो जोखिम ले सकते हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त पर कौन सा सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर से मुझे पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए, कंजम्पशन की आपने बात की, वो हम्म। सेक्टर भी डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि पैसा बचेगा तो खर्च होगा। तीसरा होगा रियल एस्टेट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो घरों की डिमांड बढ़ेगी। आपने कल भी देखा होगा जैसे ही जी। कटौती ऐलान हुआ, रियल एस्टेट हम्म। सेक्टर्स में, रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है हमें। हम्म। तो इस तरह से डेफिनेटली इस तरह के सेक्टर्स जहां पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसमें निवेश किया जा सकता है अपने जोखिम के हिसाब से। और आपने बैंकिंग की जिक्र किया, बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है ये रेट कट के बाद में। जी। सर, लेकिन अब 3 बार रेट कट हो चुका है, 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट का, और इस बार तो 50 बेसिस पॉइंट का जंबो रेट कट। अब आगे आने वाली है अभी 3 और पॉलिसीज, उसमें रेट कट की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जितना हम राहत समझ सकते थे आरबीआई दे चुका है। ले यहाँ पे अब तो फिलहाल बैंकिंग सेक्टर अभी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आगे की 3 आरबीआई पॉलिसीज जिसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद अब रेट कट ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट कट हमने ऑलरेडी लगातार देख लिया।
उस समय में भी क्या बैंकिंग सेक्टर उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा? क्या उसी तरीके से बैंक्स अट्रैक्ट कर पाएंगे निवेशकों को जैसे अभी अट्रैक्टिव लग रहा देखिए, डेफिनेटली अभी आरबीआई ने जो स्टांस है वो न्यूट्रल कर दिया है है? एक्मोटेटिव जी। से, तो यानी चांसेस कम है कि आगे रेट कट हो। लेकिन जब तक सस्ता लोन रहेगा, जब तक बढ़ेगा नहीं, तब तक बैंक्स के लिए ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कम है तो इसका मतलब कम ब्याज पर उनको पैसा मिल रहा है और ज्यादा डिमांड भी हो रही है बोरोइंग में, तो ये पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, यदि आप इक्विटी में निवेश करते हैं, स्पेशली आप किसी भी सेक्टर में निवेश करते हैं, तो जोखिम बहुत ज्यादा होता है। जी। तो ऐसे निवेशक जिनको ये समझता है कि कब तक यहाँ पर रहना है, क्योंकि एंट्री आसान है, एग्जिट को भी आपको समझना होगा, तभी आप बैंकिंग सेक्टर को के फंड्स में निवेश करें। अदरवाइज मैं कहूंगा कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ही बेहतर हैं, टैक्सी कैप फंड की बात हो या मल्टी कैप की बात हो, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर्स आपके लिए काम करते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि कब बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन करना है, कब फार्मा में करना है, कब आईटी में करना है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आम निवेशक के लिए अभी भी डाइवर्सिफाइड फंड्स ही एक बेहतर चॉइस है, इसके जी। बावजूद भी कि कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। एक बात मैं और कहूंगा, जी हम बात इक्विटी की कर रहे हैं, पर डेट में भी आपको पता होगा, मतलब पता है आपको कि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स भी होते हैं, है ना? जी। तो जो लोग एफडी की बात कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर एफडी में आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया है, तो डेट फंड्स में ऐसे डेट फंड जहां पर रिटर्न आपको थोड़े बेहतर मिल सकते हैं, पोर्टफोलियो स्टेबल हो सकता है, तो इस तरह के डेट फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का, तो इस तरह जी। के डेट फंड में भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जी। सर, अभी डिफेंस एज अ थीम कैसा लग रहा है, अगर थोड़ा थीमेटिक फंड्स की तरफ चले? क्योंकि सेक्टर फिलहाल प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने खुद देखा कि किस तरीके से डिफेंस में निवेश बढ़ गया है, और अब तो गवर्नमेंट भी थोड़ा अपने पॉलिसीज को और डिफेंस सेक्टर को लेकर के सामने जा रही है, लोगों के सामने डेटा रख रही है पूरा कि हमारे यहाँ किस तरीके से डिफेंस में काम हो रहा है। उसके अलावा हम खुद देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ रहा है नई नई जगहों पे। अब तो खबरें जो सामने आई हैं उसमें यह भी है कि ब्रह्मोस जो है उसका एक बहुत ही मेजर पार्ट इंडिया बनाने वाला है। तो डिफेंस में बहुत काम चल रहा है और डिफेंस एज अ प्रोमिसिंग सेक्टर उभर के इकोनॉमी के लिए सामने आ रहा है। पर क्या निवेशकों के लिए एक उभरती हुई थीम डिफेंस को माना जा सकता है इस समय? मैं इसमें दो बातें बोलूंगा। एक तो जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, जी। और यहाँ पर काफी पॉजिटिव अपने को एक्सपेक्टेशन है। हम्म। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद हमने देखा होगा कि हम्म। डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हो चुकी है। तो जी। काफी अच्छी रैली आपने बहुत कम समय में देखी है। तो यदि आप उस वक्त निवेश कर रहे होते जब हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा था डिफेंस में, तो शायद बिल्कुल यहाँ से आप अच्छी उम्मीद कर सकते थे। लेकिन अब यदि आप एंट्री कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जोखिम भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप लंबे समय के निवेशक हैं, आप बिल्कुल समझते हैं मार्केट को, तो आपको यहाँ पर निवेश मतलब आप कर सकते हैं। हम्म। अदरवाइज ये ध्यान में रखिए कि ऑलरेडी हम यदि हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें या डिफेंस थीम की बात करें, तो यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखी है हमने, मतलब एक महीने के अंदर। तो इसके लिए इस जी। बात को ध्यान में रखना होगा। जी। यानी जैसा कि पंकज जी हमेशा हमें समझाते हैं, थोड़ा थीम्स में कॉशियस रहना चाहिए। वो यहाँ पर भी कॉशियस रहने की सलाह रहेगी सर आपकी? बिल्कुल कॉशियस हो, देखो हर थीम में, हर सेक्टरल फंड में रखना ही है आपको, जी। क्योंकि जो जी। सेक्टरल फंड होते हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, उनका जो मैंडेट होता है वो नैरो होता है कि एक ही सेक्टर में या एक स्पेसिफिक थीम में आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो हम्म। फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। हम्म। सबसे जरूरी बात जो मैंने और कही, डिफेंस में मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा पर्सनल ऐसा विचार है, और आपने जैसे एक्सप्लेन किया, मैं हम्म। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन समस्या वही है जिस मैंने कहा कि बहुत फास्ट यहाँ पर रैली हुई। आपने हम्म। देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में 30%, 20% की ग्रोथ हमने देख ली एक महीने में। तो ऐसे में जब कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना कि अब वो इसी रेट से बढ़ती रहेगी। जी। तो इसके लिए थोड़ा संभल के चलना होगा। तो आपको हम्म। अपना जोखिम सहने की क्षमता को भी देखना चाहिए, और कितने हम्म। समय में निवेश करना चाह रहे हैं। अदरवाइज तो जो अनिमा जी आप कह रही है कि ये सेक्टर्स में जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से जरूरत है, पहले हम अपने कंट्री के लिए ये वेपन्स बनाते थे, लेकिन अब हम बनाकर एक्सपोर्ट करने की एक्सपोर्ट। बात कर रहे हैं। जी। तो इसके लिए बिल्कुल ये अच्छा एक पॉजिटिव सेक्टर माना जा सकता है।
जी सर, डिफेंस और बैंकिंग की बात तो कर ली। आपके राय में क्या कुछ और सेक्टर्स हैं जो आने वाले महीनों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ड्राइव कर सकते हैं? कहाँ पर ज्यादा आकर्षक वैल्यूएशंस अभी नजर आते हैं जहां पे निवेशकों का रुझान हो सकता है? देखिए, यहाँ पर एक तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन और कंजम्पशन में हम्म। अगर हम बात करें, सिर्फ एफएमसीजी की बात नहीं है, बल्कि अब ना बहुत सारे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जैसे क्विक कॉमर्स है, ई कॉमर्स हम्म। है, इस तरह के जो कंपनीज है उनकी डिमांड काफी बढ़ रही है। तो हम्म। या तो हम ऐसा कहें कि कोई ऐसा डिजिटल इंडिया जो थीम है वो हो, या ऐसा कंजम्पशन फंड जहां पर आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी के साथ साथ इस तरह के भी एलोकेशन देखने को मिले, तो इस हम्म। तरह की थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि देश में पॉपुलेशन काफी है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो हमारे लिए एक चीज होती है, हाथ में पैसा होगा तो खर्च करने के लिए चिंता नहीं है, लोग बहुत हैं खर्च करने के लिए कंट्री में। तो जी। जब भी पैसा हाथ में आएगा, चाहे हमने देखा इनकम टैक्स के रेट कम हुए, वो पॉजिटिव था, ऊपर से अभी इन्फ्लेशन भी कम हो गया है, और ऊपर से ये बैंक ने इंटरेस्ट रेट अभी कम करना, मतलब लोन के कम हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर खर्चे के लिए पैसा हाथ में बचने वाला है। पर ये भी हम्म। नहीं पूरा खर्च कर देना है, आपको सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन जी। इस तरह की थीम में आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो जो पैसा बच रहा है उसे आप खर्च करने की बजाय इस तरह की थीम में, कंजम्पशन में इन्वेस्ट करें, तो आपको फायदा मिल सकता है। जी सर, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी निवेशकों को बुरी तरह फंसा देते हैं ये फंड्स। हाल में तो इनका वैल्यूएशन इस समय बहुत आकर्षक लग रहा है, क्योंकि अगर रीसेंट डेटा देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का प्रदर्शन बेहतर रहा है पिछले कुछ समय के मुकाबले। लेकिन हमने सामने से देखा है, जब बाजार में उथल पुथल मचती है तो निवेशक बुरी तरह फंसते नजर आए हैं। इससे पहले हम जितनी बार भी मिले होंगे सर, वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए यही बात हुई कि निवेशक अब ये सोच रहे हैं पैसा कैसे बचाएं। तो आज मैं आपसे पूछती हूं कि इन आकर्षक वैल्यूएशंस के बाद क्या अब सेफ है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ देखा जाए, या फिर अभी भी रिस्क यहाँ है? देखिए, हमने जो पहले वैल्यूएशन देखी थी उसके मुकाबले तो काफी करेक्ट हो चुकी हैं। हम्म। बट फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप नहीं है। तो इसके लिए अगर आपका नजरिया बहुत लंबा है तो आप डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है कि डायरेक्टली आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स लें, उसके हम्म। बजाय भी आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर्स के पास चॉइस होती है कि वो हम्म। एलोकेशन घटा बढ़ा सकते हैं, तो सही समय आने पर वो एलोकेशन बढ़ाते रहेंगे, तो फ्लेक्सी कैप बेहतर चॉइस है। उसके हम्म। अलावा दूसरी बेटर चॉइस, मतलब सेकंड नंबर पर ये होगी मल्टी कैप। क्योंकि मल्टी कैप में क्या होता है कि आप जानते हैं 25% हर सेगमेंट में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% रखना होता है। तो जी। 75 तो हो गया, तो 25% बचा, उसे कहां पर निवेश करना है ये फंड मैनेजर डिसाइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम्म। यहाँ पर संभावना रहती है कि अगर समय सही होगा स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए, तो थोड़ा हम्म। वहां पर एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। तो निवेशक अपने आप ये तय करें कि मुझे स्मॉल कैप में आप करना है कि नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए फंड मैनेजर के हाथ में। आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए निवेश करना शुरू करें, तो ये हम्म। बेहतर होगा। बट आखिर में एक बात फिर कहूंगा, स्मॉल कैप मिड कैप भी अब समय आ गया है कि पोर्टफोलियो हम्म। में थोड़ा एलोकेशन अब रखना चाहिए। जो हम पहले कह रहे थे कि नहीं अभी बिल्कुल आप निकल जाइए मिड कैप से, बिल्कुल ना रखिए, मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में मिड कैप हम्म। स्मॉल कैप का एलोकेशन अब होना चाहिए, और थोड़ा आगे चलकर उसे आप बढ़ाते भी रहें। जी सर, बहुत बार हम बात कर लेते हैं फंड्स की कि कौन से फंड्स में निवेश करें, इस समय कैसे निकले इन फंड से। लेकिन आज हम कमोडिटीज को लेकर के भी बात करेंगे सर, गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स की तरफ इस समय बहुत रुझान बढ़ा है। और कहने की जरूरत नहीं है, हाल में सोना और चांदी बहुत तेजी से चढ़ता हुआ भी नजर आया। गोल्ड में तो अब ये तक कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली शायद आकर के निकल चुकी है। एक एक्सपेक्टेशन था कि 1 लाख के पार जाएगा, पर अब बहुत सारे ऐसी सिनारियोज और जियोपॉलिटिकल चीजें सामने आई कि अब ये कहा जा रहा है सोना शायद अब नीचे आने लग जाए, सोने का प्राइस जो है वो कम होता जाए। वहीं सिल्वर ने यानी चांदी ने हाल ही में 1 लाख का आंकड़ा छू लिया। वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अभी भी काफी दूर नजर आ रहा है, तो ग्रोथ की संभावनाएं एक्सपर्ट्स मान रहे हैं इसमें ज्यादा है। अब ईटीएफ्स की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में से इस समय प्राइस वैल्यूएशंस के हिसाब से कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है सर? कहाँ निवेश करना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो में दोनों रखें
गोल्ड में बढ़ा दें, सिल्वर में बढ़ा दें, क्या करें इस समय? देखिए, हमारे पास गोल्ड और सिल्वर दोनों के अलग अलग ईटीएफ भी हैं। हम्म। हमारे पास में गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स भी हैं, और अब आपके पास चॉइस है। ऐसे अकेला फंड आपको, मार्केट में ऐसे फंड भी हैं जहां पर हम्म। गोल्ड एंड सिल्वर हम्म। दोनों का एलोकेशन आपको मिल सकता है। तो आप डिसाइड करें कि आपको सिर्फ गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है, एक फंड हम्म। के जरिए दोनों का एक्सपोजर आपको पाना है। पर सवाल ये है, जो आपने पूछा कि क्या करना चाहिए। देखिए, हम्म। गोल्ड में हमने अच्छी रैली देख ली है। हालांकि गोल्ड में अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है। उम्मीद हम्म। है कि आगे चलकर सोना फिर से अच्छे रिटर्न दे पाएगा। और ऐसे भी हम बात करें तो कोई भी एसेट क्लास हो, जब बहुत तेजी होती है तो वहां करेक्शन एक्सपेक्टेड रहता ही है। हमने 1 लाख के आसपास जाके फिर 95 96 आते हुए देखा, फिर से थोड़ा सा हम्म। 1 लाख के आसपास ही है पर 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो हम्म। इस पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अभी अचानक से इस तरह का आप रिटर्न देखेंगे। लेकिन फिर भी अपने पोर्टफोलियो में आप 15-20% का एलोकेशन गोल्ड में रख सकते हैं। और एसआईपी के जरिए, चाहे ईटीएफ में एसआईपी करें या म्यूचुअल फंड में करें, आप एसआईपी के जरिए एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो गोल्ड के बारे में मैं काफी पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हम्म। हालांकि बता दूं, कई बार लोगों को लगता है कि सोना तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और यदि याद हो आपको 2013 में 31,000 रुपया पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था, और जी। 2018 में भी वही प्राइस था, इसमें थोड़ा हम्म। कम भी हुआ। तो यानी कि 6 साल सोने ने कोई रिटर्न नहीं दिए। तो ऐसा हम्म। कई बार हुआ है जब सोने ने रिटर्न नहीं दिए हैं। तो हम्म। फिलहाल थोड़ी मात्रा में आप एलोकेशन कर सकते हैं। और ये हम्म। पानी रैली देखते हुए ये मत सोचे कि आप आपने मिस कर दिया तो आप बस सोने में निवेश करना है। हम्म। थोड़ा एलोकेशन बनता है। अब आते हैं सिल्वर पर। सिल्वर में वॉलेटिलिटी और ज्यादा होती है सोने के हम्म। मुकाबले, उतार हम्म। चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे निवेशक जिनके पास चांदी नहीं है बिल्कुल पोर्टफोलियो में, घर में चांदी के कुछ जेवर भी नहीं है, तो बिल्कुल आप थोड़ा एलोकेशन वहां भी ले सकते हैं, रख सकते हैं। बट हम्म। अदरवाइज पहला प्रायोरिटी आपको गोल्ड को देना चाहिए। उसके हम्म। बाद आप चांदी में निवेश करने के बारे में सोच सकते जी। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे लूंगी, क्योंकि लोग इस समय अब जो है वो टैक्स सेविंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा, हमेशा से ही वैसे चाहते हैं कि टैक्स उनका किसी ना किसी तरीके से बच जाए, इन्वेस्ट करते रहते हैं। पर म्यूचुअल फंड्स में जिस तरीके का इस समय रुझान देखने को मिल रहा है, जिस जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, ये जो रेट कट आया इसके बाद टैक्स सेविंग ऑप्शंस के तौर पे क्या म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ा सकते हैं लोग? ऐसा मान करके चल रहे हैं हम ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड में भी कई ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? हैं। देखिए, जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो इसको शायद कई बार लोग दो तरह से समझ सकते हैं। एक ये होता हम्म। है कि जब आप निवेश करते हैं उस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है, तो वो जी। पुरानी बात हो गई। क्योंकि हम्म। अंडर सेक्शन 80C आपको जो छूट मिलती थी इन्वेस्टमेंट पर, ईएलएसएस पर या दूसरे विकल्प पर, वो मिलती तो आज भी है, लेकिन वो हम्म। मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और जी। अधिकतर टैक्स पेयर्स के लिए, अधिकतर आईटीआर फाइलिंग जो लोग करते हैं, उनके हम्म। लिए न्यू टैक्स रिजीम ही सुटेबल रहने वाली है, और हम्म। उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो अपफ्रंट जो फायदा मिलता था निवेश पर, उसको तो फिलहाल के आप भूल जाएं तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। बस हम्म। बात यह है कि जो उसके ऊपर ग्रोथ मिलती है, जो हम्म। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो आपके लिए कहां पर टैक्स फ्री हो सकता है, या कहां हम्म। पर टैक्स कम लग सकता है। तो यदि हम्म। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो जो आपके जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, कैपिटल गेन्स होंगे, उस हम्म। पर आपको टैक्स कम लग सकता है कुछ हम्म। फंड्स में। तो एक तो क्या है, यदि आप इक्विटी में निवेश करते हो तो आप जानते हैं कि एक साल के बाद में जो आपका कैपिटल गेन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, और जो जी। उस पर टैक्स लगता है वो 12.50% के रेट से लगता है, ना कि स्लैब हम्म। रेट पर। तो हम्म। इक्विटी तो है ही है, बट आपको निवेश करना है डेट में ज्यादा, पर आप हम्म। चाहते हैं टैक्स भी कम लगे उसके ऊपर। तो मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। एक, जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड होते हैं। हम्म। इक्विटी सेविंग्स फंड में थोड़ा इक्विटी होता है, थोड़ा आर्बिट्राज होता है, और 10% तक उसमें डेट भी होता है। बट हम्म। क्योंकि उसमें आर्बिट्राज होता है, अगेन वो इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई करता है। 1 साल के बाद में आप निवेश को अपना रिडीम करते हैं, उसके बाद हम्म। कभी भी, तो आपको उस पर 12.50% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये अच्छा है। दूसरा, हम्म। आपके डेट में और भी एलोकेशन ज्यादा हो, एक नई हम्म। कैटेगरी अभी और आई है, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड। तो ये हम्म। जो इनकम प्लस आर्बिट्राज है, यहाँ पर ये फंड ऑफ फंड की कैटेगरी है, और यहाँ हम्म। पर डेट एलोकेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हम्म। डेट ज्यादा होने के बावजूद भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए इसको ऐसा किया गया है कि यदि आप 2 साल के बाद रिडीम करते हैं तो भी आपका जो निवेश है
उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.50% से लगेगा, ना कि 20-30% रेट से, नहीं स्लैब रेट पर नहीं आएगा। तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। उसके अलावा मल्टी असेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है, यहाँ पर भी आपका इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड, सिल्वर और रीड्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको स्पेशल रेट पर यानी कि 12.50% के हिसाब से लग सकता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो भी स्लैब रेट पर नहीं होता, वहां पर भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो अभी आप ये देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करते समय आपको टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिटर्न्स मिलेंगे, जो कैपिटल गेन्स मिलेंगे, उस पर आपको टैक्स कम लग रहा है आपके एफडी के मुकाबले। ऐसा हो सकता है यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में तब, तो इसको आपको जरूर कंपेयर करना चाहिए। जी पंकज जी, बहुत आसान भाषा में इस रेट कट के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और निवेशकों के पोर्टफोलियो पर जो असर हो सकता है या जिस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया है। हमारे साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनिमा जी, एक बार फिर से आपके साथ में शो करना हमेशा अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच सर।